गाइस वेलकम टू IQ फॉर यू। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आया हूँ हिस्ट्री का एक ऐसा इंसिडेंट जब दो साइंटिस्टों के दिमाग टकराए थे, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये साइंटिस्ट की टीम टकराई थी। इस इंसिडेंट ने कोल्ड वॉर को जन्म दिया जो यूएसए और रशिया के बीच 1946 से 1991 के बीच चला आ रहा था। इस इंसिडेंट की वजह से दुनिया भर के देशों में एटॉमिक बम बनाने की जैसे होड़ सी लग गई। इसका नतीजा 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी में जो बम गिरा वो भी है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ प्रोजेक्ट ट्रिनिटी की। अब आप बोलोगे कि ये प्रोजेक्ट ट्रिनिटी है क्या। इस प्रोजेक्ट ट्रिनिटी ने दुनिया के फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब की टेस्टिंग जो अमेरिका ने किया था वो है। 16 जुलाई 1945 में सुबह के 5:30 बजे दुनिया के फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब की सक्सेसफुल टेस्टिंग हुई। ये जो इंसिडेंट है ये हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम। अब अगर वर्ल्ड वॉर 2 की बात हो रही है तो हम जर्मनी को कैसे बोल सकते हैं, हिटलर को कैसे बोल सकते हैं। दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत तो जर्मनी ने की लेकिन ख़त्म नहीं कर पाई। लेकिन ख़त्म किया किसने? अमेरिका ने। कैसे किया? एटम बम गिरा के। किसके ऊपर? जापान के ऊपर। अब भैया जब जर्मनी भले ही वर्ल्ड वॉर 2 में शेर था लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में शेर बनने के पहले जर्मनी खूब पिटा। बात करूँ अगर वर्ल्ड वॉर 1 की तो जर्मनी बहुत बुरे तरीके से हारा। अब 1933 में हिटलर आ गया सत्ता में। अब जैसे हिटलर सत्ता में आता है वो आर्मी को पावरफुल बनाना चालू कर देता है, बहुत भयंकर आर्मी बना लेता है। अब वर्ल्ड वॉर 1 में जो पूरी कंट्रीज ने मिलकर जर्मनी का जो हाल किया था, जर्मनी को उसका बदला भी तो लेना था सबसे। अब बात करते हैं वर्ल्ड वॉर 2 की। दोस्तों अमेरिका पहली बात तो वर्ल्ड वॉर 2 में आ नहीं रहा था, अपने घर में बैठे बैठे कुछ कंट्रीज़ को वेपन सप्लाई कर रहा था। अब क्या होता है, जापान अटैक कर देता है पर्ल हार्बर पर अमेरिका के। अब अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 में एंटर हो गया। जापान और अमेरिका के बीच बैटल ऑफ मिडवे लड़ी गई जो अमेरिका ने जीत लिया। अब इधर जर्मनी वर्ल्ड वॉर 1 में हारा तो इससे एक इंसान बड़ा दुखी था। अब आप बोलोगे हिटलर, नहीं, वर्नन हाइजेनबर्ग। नाम याद आया होगा साइंस के स्टूडेंट्स को। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा है ना आपने 11th-12th में। हिंदी में वैसे इसको अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। दोस्तों क्वांटम मैकेनिक्स को इस थ्योरी ने बहुत आगे बढ़ाया। बिना अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के क्वांटम मैकेनिक्स को समझना बहुत मुश्किल था। हाइजेनबर्ग ने आसान कर दिया ये थ्योरी देकर। अब यहाँ 1932 को हाइजेनबर्ग को नोबेल पुरस्कार मिलता है। अब इधर 1939 में हिटलर विजय घोड़े में सवार होकर सारी कंट्रीज़ को जीत रहा था। अब इधर दोस्तों हिटलर जो भी कंट्री या स्टेट को जीतता वहाँ के रिसोर्सेज का खूब अच्छे तरीके से यूज़ करता। अब इधर आया बेल्जियम। दोस्तों हिटलर, आपको बता दूँ, हिटलर बहुत चालाक इंसान था। बेल्जियम में उसको यूरेनियम मिला। अब उसके पास साइंटिस्ट की भी काफ़ी टीम रहती थी। तो दोस्तों 1939 के बाद जर्मनी ने सोचा कि एटम जब टूटते हैं तो एनर्जी रिलीज़ होती है, तो बहुत सारे एटम को अगर बर्स्ट करे तो वो बहुत बड़ी एनर्जी एक पर्टिकुलर एरिया में बना सकती है और बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन जनरेट कर सकती है। अब हिटलर ने हाइजेनबर्ग को पकड़ा। हाइजेनबर्ग जर्मनी का ही तो था। अब हिटलर ने हाइजेनबर्ग को बोला तुमको जो चाहिए मैं दूंगा, तुम बस ये एटम बम बना दो। अब उसके लिए यूरेनियम चाहिए था। हाइजेनबर्ग को यूरेनियम बेल्जियम से मिल जाएगा। बेल्जियम जो कि हिटलर ऑलरेडी जीत चुका था, तो बेशक एटम बम बनाने के रिसोर्स में तो कोई कमी नहीं थी उसके पास। अब इधर 1939-40 में हाइजेनबर्ग जर्मनी के लिए एटम बम बनाना स्टार्ट कर देता है, लेकिन हाइजेनबर्ग को काफ़ी टाइम लग रहा था एटम बम बनाने में। इधर सैकड़ों मील दूर अमेरिका में एक दूसरा साइंटिस्ट जे रॉबर्ट ओपनहाइमर क्वांटम फिजिक्स पढ़ रहा था। दोस्तों ओपनहाइमर 3 बार नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट हुआ था लेकिन कभी उसको मिल नहीं पाया। अब 1941-42 में बैटल ऑफ मिडवे लड़ी गई यूएसए और जापान के बीच। यूएसए जीता। दोस्तों अब आते हैं 1942 पर। अब अमेरिका प्रेसिडेंट को एक खत मिलता है, अमेरिकन प्रेसिडेंट को एक खत मिलता है। इस वक्त अमेरिका का प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट था। ये अब उस खत में लिखा था कि जर्मनी एक एटम बम बना रहा है। अब वो खत लिखने वाला कौन था? दोस्तों सोचो, वो थे एल्बर्ट आइंस्टीन। जीनियस का सिनोनिम एल्बर्ट आइंस्टीन ने लिखा था खत रूजवेल्ट को। अब रूजवेल्ट ने तुरंत ही एक्शन लिया और अमेरिका के सारे बड़े साइंटिस्ट को इकट्ठा करके कहा अब हम भी बनाएंगे एटम बम, और सारी टीम तैयार हो गई। इसको मैनहट्टन प्रोजेक्ट नाम दिया गया था और एटम बम बनाने की जो जानकारी थी वो गुप्त रखी गई। मैनहट्टन प्रोजेक्ट में किसी और चीज़ का प्रोजेक्ट था, मतलब मैनहट्टन प्रोजेक्ट किसी और चीज़ का प्रोजेक्ट था। उस प्रोजेक्ट के नीचे सारे साइंटिस्ट छुपकर काम करेंगे और एटम बम बनाएंगे। अब अमेरिका भी इधर 1942 में एटम बम बनाने में लग गया। दोस्तों ओपनहाइमर को इस पूरे प्रोजेक्ट का लीडर बनाया गया। उनके अंडर बहुत सारे और बड़े बड़े साइंटिस्ट काम कर रहे थे, जैसे रिचर्ड फेनमैन। ये रिचर्ड फेनमैन ने क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो कि एक कंप्लीट सब्जेक्ट है उसको दिया। क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पार्टिकल बिहेव कैसे करता है ये दिया हुआ है। कौन बताया इसको? रिचर्ड फेनमैन ने। एक और जीनियस साइंटिस्ट भी थे दोस्तों, बता सकते इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? जे थॉमसन। दोस्तों ये जीनियस साइंटिस्ट भी इन्वॉल्व थे इस प्रोजेक्ट में।
तो करीब 400-600 साइंटिस्ट की भी ये कंप्लीट टीम थी और 5600 लोगों का कंप्लीट स्टाफ था इस एटम बम को बनाने के लिए अमेरिका में। अब दोस्तों इधर हाइजेनबर्ग जर्मनी में पूरी कोशिश तो कर रहे थे एटम बम बनाने की, लेकिन बना नहीं पा रहे थे। दोस्तों अमेरिका ने अपने जासूस हाइजेनबर्ग के पीछे लगा लिए। अगर जैसे ही हाइजेनबर्ग एटम बम बना लेते ना तो उनको गोली मार दी जाती। दोस्तों पूरे अमेरिका में इस पूरी एटम बम बनाने का जो इंचार्ज था वो लेज़ली ग्रू को बनाया गया था, जो उस टाइम पे आर्मी हेड थे अमेरिका के। दोस्तों अमेरिका के लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी पता है? रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज काफ़ी कम थे यूएसए के पास। अब जर्मनी के पास यूरेनियम 238 था जो कि उसको बेल्जियम से मिला था। दोस्तों ये काफ़ी हाईली एक्टिव पार्टिकल होता है, इसलिए एटम बम बनाने के लिए ज़्यादातर इसका यूज़ करते हैं। अमेरिका के पास यूरेनियम था नहीं। दोस्तों ये यूरेनियम बहुत मुश्किल से मिलता है। अगर आप हज़ारों टन ज़मीन खोदोगे ना तो मुश्किल से 1-2% यूरेनियम मिलेगा, और अगर यूरेनियम 238 मिल भी जाए तो उसको यूरेनियम 235 में बदलना बड़ा मुश्किल होता है सिंथेसाइज करके। यूरेनियम 238 दोस्तों एक टाइप का रॉ यूरेनियम आप कह सकते हैं, तो उसको यूज़ में लाने के लिए सिंथेसाइज करना पड़ता है, जो कि 1942 या 45 के पीरियड में काफ़ी मुश्किल था। तो यही यूरेनियम ही अमेरिका की सबसे बड़ी दिक्कत थी। अब दोस्तों थोड़ा इसके पीछे का साइंस बताता हूँ आपको। जैसे एटम बम में बहुत सारे यूरेनियम भर दिए, फिर इससे एनर्जी लेने के लिए इसका न्यूक्लियर फ्यूजन होना ज़रूरी है। दोस्तों फ्यूजन होने के बाद इसमें काफ़ी तेज़ी से बेरियम और क्रिप्टॉन एटम निकलते हैं। जैसे सूरज में न्यूक्लियर फ्यूजन होकर उनमें हाइड्रोजन से हीलियम बनता है, और इसमें कितनी एनर्जी निकलती है सूरज को देखकर तो आप आसानी से बता सकते हो। तो अमेरिका के पास था नहीं यूरेनियम। अगर वो यूरेनियम की माइनिंग भी करता तो अमेरिका को ज़्यादा यूरेनियम नहीं मिलता, तो इस हिसाब से अमेरिका को एटम बम बनाने में सालों लग जाते। तो दोस्तों ओपनहाइमर ने सोचा यूरेनियम नहीं तो क्या हुआ, हम प्लूटोनियम से एटम बम बनाएंगे। ये भी काफ़ी हाईली एक्टिव होता है। तो अब टीम जुट गई एटम बम बनाने में, रात दिन मेहनत करती रही। और इधर जर्मनी में हाइजेनबर्ग लगातार एटम बम का आउटपुट देने में असफल हो रहे थे, और इधर अमेरिका की टीम लगी हुई थी। दोस्तों हाइजेनबर्ग एटम बम बना तो लेते, लेकिन जर्मनी के पास साइंटिस्ट की काफ़ी कमी थी, यानी कि एक वेल क्वालिफाइड साइंटिस्ट की काफ़ी कमी थी, जो कि अमेरिका में बहुत थे। तो वो इसलिए इस वजह से बार बार एटम बम नहीं बना पा रहे थे दोस्तों। और अब इधर ओपनहाइमर और उनकी टीम ने एटम बम तैयार कर लिया प्लूटोनियम से। दोस्तों ये बात बताती है कि अगर आपके पास भले ही रिसोर्सेज की कमी है, लेकिन आपके पास दिमाग और डेडिकेशन हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों अब बारी आई इस बॉम्ब के टेस्टिंग की। सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट आए थे इसमें, सब डरे हुए थे, इतने सारे वायर्स केबल लगे हुए हैं, कहीं भी कुछ भी हो सकता है और पूरी मेहनत बेकार हो सकती है। तो दोस्तों 16 जुलाई 1945 को लॉस एलमोस, जो कि न्यू मैक्सिको में आता है, उस दिन सुबह 5:30 बजे इस एटम बम की सक्सेसफुल टेस्टिंग हो जाती है, और इस 3 साल चले एटम बम वॉर को अमेरिका जीत लेती है। दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि अगर हिटलर पहले एटम बम बना लेता ना तो आज पूरी दुनिया का नक्शा ही अलग होता। दोस्तों एक्चुअल में इस प्रोजेक्ट ट्रिनिटी ने किसी का भला नहीं किया। अमेरिका ने 6 और 9 अगस्त को इस एटम बम से जो जापान का हाल किया, उसके बाद तो ओपनहाइमर और उनके साथ साथ आइंस्टीन भी बहुत उदास हो गए थे। दोस्तों इसमें सबसे बड़ा हाथ ओपनहाइमर का था। दोस्तों हैरानी की बात यह है कि ओपनहाइमर संस्कृत पढ़ते थे, उनको संस्कृत पढ़ने आता था। दोस्तों भगवत गीता भी पढ़े ओपनहाइमर। भले ही ये नोबेल प्राइज़ नहीं जीत पाए, लेकिन क्वांटम फिजिक्स और वेपन मेकिंग में इनका बहुत बड़ा हाथ है। दोस्तों ये था प्रोजेक्ट ट्रिनिटी। अगर आपको ये एटम बम वॉर पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।